ओलिवर ट्विस्ट अध्याय 11। पुलिस मजिस्ट्रेट मिस्टर फैंग के बारे में और उनके न्याय देने के तरीके का छोटा सा नमूना। यह अपराध उस क्षेत्र में हुआ था जो एक कुख्यात मेट्रोपॉलिटन पुलिस ऑफिस के बहुत करीब था। भीड़ को केवल ओलिवर के साथ 2-3 गलियों और मटन हिल नामक जगह तक जाने का मौका मिला, जब उसे एक नीची मेहराब के नीचे से और एक गंदी गली के रास्ते इस त्वरित न्यायालय में ले जाया गया। यह एक छोटा सा पक्का आंगन था जहां वे पहुंचे, और वहां उन्हें एक मोटा आदमी मिला जिसकी चेहरे पर बड़ी बड़ी मूछें थीं और हाथ में चाबियों का गुच्छा था। अब क्या हुआ? आदमी ने लापरवाही से पूछा। एक नौजवान जेबकतरा ओलिवर को पकड़ने वाले आदमी ने जवाब दिया। क्या आप वह व्यक्ति हैं जिसे लूटा गया है, सर? चाबियों वाले आदमी ने पूछा। हाँ, मैं हूँ, बूढ़े सज्जन ने उत्तर दिया, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि इस लड़के ने वास्तव में रुमाल चुराया है। मैं इस मामले को ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहूंगा। अब आपको मजिस्ट्रेट के सामने जाना ही होगा, सर, आदमी ने जवाब दिया। मजिस्ट्रेट साहब आधे मिनट में खाली हो जाएंगे। अब चलो, तुम छोटे चोर। यह ओलिवर को एक दरवाजे से अंदर जाने का निमंत्रण था, जिसे आदमी ने बोलते हुए खोला और वह एक पत्थर की कोठरी में ले गया। वहां उसकी तलाशी ली गई और जब कुछ नहीं मिला तो उसे बंद कर दिया गया। यह कोठरी आकार में किसी अंधेरी तहखाने जैसी थी, लेकिन रोशनी की कमी के साथ। यह बहुत गंदी थी क्योंकि यह सोमवार की सुबह थी और इसमें 6 नशे में धुत लोग शनिवार की रात से बंद थे। लेकिन यह छोटी बात है। हमारे पुलिस थानों में पुरुषों और महिलाओं को हर रात मामूली आरोपों पर बंद किया जाता है। यह शब्द ध्यान देने योग्य है, ऐसी काल कोठरियों में जिनकी तुलना में न्यूगेट जेल की कोठरियां, जहां सबसे खतरनाक अपराधी दोषी पाए गए और मौत की सजा सुनाई गई, महल जैसे हैं। जो कोई भी इस पर संदेह करता है वह दोनों की तुलना कर सकता है। जब ताले की चाबी घुसी तो बूढ़े सज्जन का चेहरा लगभग ओलिवर जितना ही दुखी दिख रहा था। वह एक आह के साथ उस किताब की तरफ मुड़े जो इस सारी परेशानी का मासूम कारण थी। उस लड़के के चेहरे में कुछ है, बूढ़े सज्जन ने अपने आप से कहा, जैसे वह धीरे धीरे चलते हुए अपने ठुड्डी को किताब के कवर से थपथपाते हुए सोच में डूब गए। कुछ ऐसा जो मुझे छूता है और दिलचस्प लगता है। क्या वह निर्दोष हो सकता है? वह ऐसा लग रहा था जैसे। वैसे बूढ़े सज्जन अचानक रुकते हुए बोले और आसमान की ओर देखते हुए बोले, भगवान की कृपा, मैंने इस तरह का चेहरा पहले कहाँ देखा है। कुछ मिनटों तक सोचने के बाद बूढ़े सज्जन उसी ध्यानमग्न चेहरे के साथ आंगन से सटे एक पीछे के कमरे में चले गए। वहां कोने में जाकर उन्होंने अपने मन की आंखों के सामने एक विशाल रंगमंच की छवि बुला ली, जिस पर कई वर्षों से एक धुंधली पर्दा लटका हुआ था। नहीं, उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, यह तो कल्पना ही होनी चाहिए। वह फिर से उन चेहरों पर विचार करने लगे। उन्हें एक बार सामने लाने के बाद उन्हें फिर से छिपाना आसान नहीं था। वहां दोस्त, दुश्मन और लगभग अजनबी चेहरों की भीड़ थी जो अब उनकी यादों में धुंधले से उभर रहे थे। वहां कुछ युवा और सुंदर लड़कियों के चेहरे थे जो अब बूढ़ी औरतें बन चुकी थीं। कुछ चेहरे थे जो अब कब्र के अंदर थे, लेकिन मन उनकी पुरानी ताजगी और सुंदरता को फिर से सजीव कर रहा था। आंखों की चमक, मुस्कान की रोशनी और आत्मा की चमक को मिट्टी के मुखौटे के पार महसूस कराते हुए और उनकी सुंदरता की याद दिलाते हुए, जो अब भी स्वर्ग की ओर बढ़ने वाले रास्ते पर हल्की और कोमल रोशनी बिखेर रही थी। लेकिन बूढ़े सज्जन किसी भी ऐसे चेहरे को याद नहीं कर पाए जिसका कोई भी निशान ओलिवर के चेहरे से मेल खाता हो। इस तरह उन्होंने अपने जागी हुई यादों पर एक लंबी सांस ली और सौभाग्य से खुद के लिए एक भुलक्कड़ बूढ़े सज्जन होने के नाते
उन्होंने फिर से उन यादों को एक पुरानी किताब के पन्नों में दफन कर दिया। उन्हें कंधे पर एक हल्के स्पर्श से जगाया गया और चाबियों वाले आदमी ने उन्हें कार्यालय में आने का अनुरोध किया। उन्होंने जल्दी से अपनी किताब बंद की और तुरंत प्रसिद्ध मिस्टर फैंग की प्रभावशाली उपस्थिति में पेश कर दिए गए। कार्यालय एक सामने का बैठक कमरा था जिसकी दीवारें लकड़ी की पैनलों से बनी थीं। मिस्टर फैंग एक बार के पीछे ऊपरी छोर पर बैठे थे और दरवाजे के एक तरफ एक लकड़ी का पिंजरा जैसा था जिसमें छोटा सा गरीब ओलिवर पहले से ही रखा हुआ था। इस दृश्य की भयानकता से बहुत कांप रहा था। मिस्टर फैंग एक पतले, लंबे पीठ वाले, अकड़े हुए, मध्यम कद के व्यक्ति थे जिनके सिर पर ज्यादा बाल नहीं थे और जो थोड़े बहुत थे वे सिर के पीछे और किनारों पर उगे थे। उनका चेहरा सख्त और लाल था। अगर वह वास्तव में शराब पीने के आदी नहीं थे तो शायद वह अपने चेहरे पर मानहानि का मुकदमा कर सकते थे और भारी हर्जाना वसूल सकते थे। बूढ़े सज्जन ने सम्मानपूर्वक झुककर सलाम किया और मजिस्ट्रेट की मेज की ओर बढ़ते हुए बोले, यह मेरा नाम और पता है साहब। फिर वह 2 कदम पीछे हट गए और एक और शालीन झुकाव के साथ सवाल पूछे जाने का इंतजार करने लगे। अब संयोगवश मिस्टर फैंग उस समय सुबह के अखबार का एक लेख पढ़ रहे थे जिसमें उनके किसी हालिया फैसले का जिक्र था और उन्हें विशेष रूप से गृह विभाग के सचिव की विशेष ध्यानार्थ के लिए 350वीं बार सिफारिश की गई थी। वह गुस्से में थे और उन्होंने क्रोध भरी निगाहों से ऊपर देखा। तुम कौन हो? मिस्टर फैंग ने कहा। अफसर, मिस्टर फैंग ने एक कागज को एक तरफ फेंकते हुए कहा, इस आदमी पर क्या आरोप है? इस पर कोई आरोप नहीं है हुजूर, अफसर ने जवाब दिया। यह लड़के के खिलाफ गवाही देने आया है हुजूर। मजिस्ट्रेट यह अच्छी तरह जानते थे, लेकिन यह उन्हें चिढ़ाने का एक अच्छा तरीका था और सुरक्षित भी था। लड़के के खिलाफ गवाही दे रहा है क्या? मिस्टर फैंग ने मिस्टर ब्राउनलो को सिर से पांव तक तिरस्कार भरी नजरों से देखते हुए कहा। इसकी कसम दिलाओ। कसम दिलाने से पहले मुझे एक बात कहनी है, मिस्टर ब्राउनलो बोले, और वह यह कि मैं वास्तव में बिना प्रत्यक्ष अनुभव के कभी नहीं मान सकता था। चुप रहिए साहब, मिस्टर फैंग ने कठोरता से कहा। मैं चुप नहीं रहूंगा साहब, बूढ़े सज्जन ने उत्तर दिया। इस पल चुप हो जाइए, नहीं तो मैं आपको दफ्तर से बाहर निकलवा दूंगा, मिस्टर फैंग ने कहा। आप बेहद अभद्र और उद्दंड व्यक्ति हैं। आप मजिस्ट्रेट को धमकाने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? क्या? बूढ़े सज्जन ने गुस्से से कहा। इसकी कसम दिलाओ, फैंग ने क्लर्क से कहा। मैं एक और शब्द नहीं सुनूंगा। कसम दिलाओ इसे। मिस्टर ब्राउनलो का गुस्सा बहुत बढ़ गया था, लेकिन शायद यह सोचते हुए कि इससे लड़के को नुकसान हो सकता है, उन्होंने अपने गुस्से को दबा लिया और तुरंत कसम खाने के लिए तैयार हो गए। अब फैंग ने कहा, लड़के के खिलाफ क्या आरोप है? तुम्हें क्या कहना है साहब? मैं एक किताबों की दुकान के पास खड़ा था, मिस्टर ब्राउनलो ने कहना शुरू किया। चुप रहिए साहब, मिस्टर फैंग ने कहा। पुलिस वाला? पुलिस वाला कहाँ है? यहां आओ, इस पुलिस वाले की कसम दिलाओ। अब पुलिस वाले, यह क्या है? पुलिस वाले ने विनम्रता के साथ बताया कि कैसे उसने लड़के को पकड़ा, कैसे उसने ओलिवर की तलाशी ली और कुछ नहीं पाया, और बस यही वह सब जानता था। कोई गवाह है? मिस्टर फैंग ने पूछा। कोई नहीं हुजूर, पुलिस वाले ने उत्तर दिया। मिस्टर फैंग कुछ मिनटों तक चुप बैठे रहे, फिर अभियोजक की ओर गुस्से से मुड़ते हुए बोले, क्या तुम यह बताना चाहते हो कि तुम्हारी इस लड़के के खिलाफ शिकायत क्या है या नहीं? तुमने कसम खाई है। अब अगर तुम गवाही देने से मना करोगे तो मैं तुम्हें अदालत की अवमानना के लिए सजा दूंगा। मैं सच में दूंगा। किसके द्वारा या कैसे, यह कोई नहीं जानता,
क्योंकि क्लर्क और जेलर ने ठीक उसी समय जोर से खांसा और क्लर्क ने एक भारी किताब जमीन पर गिरा दी, जिससे वह शब्द सुनाई न दे सके, बिल्कुल गलती से। कई रुकावटों और बार बार अपमान के बाद मिस्टर ब्राउनलो ने किसी तरह अपनी बात कही। उन्होंने यह भी बताया कि उस पल की हैरानी में उन्होंने लड़के के पीछे इसलिए दौड़ लगाई क्योंकि उन्होंने उसे भागते हुए देखा था, और उन्होंने यह आशा व्यक्त की कि यदि मजिस्ट्रेट को लगे कि लड़का चोर तो नहीं है, लेकिन चोरों से जुड़ा हुआ हो सकता है, तो वह उसके साथ न्याय के अनुसार अधिकतम नरमी से पेश आए। वह पहले ही घायल हो चुका है, बूढ़े सज्जन ने अंत में कहा। और मुझे डर है, उन्होंने बार की ओर देखते हुए पूरी गंभीरता से कहा। मुझे सच में डर है कि वह बीमार है। ओलिवर ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन उसकी जुबान साथ नहीं दी। वह बहुत ही पीला था और पूरा स्थान घूमता हुआ सा लग रहा था। तुम्हारा नाम क्या है, बदमाश? मिस्टर फैन ने पूछा। अधिकारी, उसका नाम क्या है? यह सवाल एक मोटे और सख्त आदमी से पूछा गया, जो बार के पास खड़ा था। उसने ओलिवर के ऊपर झुककर सवाल दोहराया, लेकिन जब पाया कि ओलिवर सवाल का जवाब देने में असमर्थ है और जानता था कि जवाब न देने पर मजिस्ट्रेट और अधिक गुस्सा होंगे और सजा और सख्त हो जाएगी, उसने एक अनुमान लगाया। वह कहता है कि उसका नाम टॉम वाइट है, आपके सम्मान, दयालु चोर आकर्षक ने कहा। ओह, वह नहीं बोलेगा क्या? फैन ने कहा। ठीक है, ठीक है। वह कहाँ रहता है? जहाँ रह सकता है, आपके सम्मान, अधिकारी ने उत्तर दिया, फिर से ओलिवर के जवाब को लेने का नाटक करते हुए। क्या उसके माता पिता हैं? मिस्टर फैन ने पूछा। वह कहता है कि वे उसकी मासूमियत में मर गए, आपके सम्मान, अधिकारी ने उत्तर दिया, आम तौर पर दिया जाने वाला जवाब देते हुए। इस जांच के बिंदु पर ओलिवर ने सिर उठाया और चारों ओर विनती भरी नजरों से देखा और पानी के लिए एक कमजोर प्रार्थना की। बकवास, मिस्टर फैन ने कहा। मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश मत करो। मुझे लगता है कि वह वास्तव में बीमार है, आपके सम्मान, अधिकारी ने आपत्ति की। मुझे पता है, मिस्टर फैन ने कहा। उसकी देखभाल करो, अधिकारी, बूढ़े सज्जन ने कहा, स्वाभाविक रूप से अपने हाथ उठाते हुए। वह गिर जाएगा। अधिकारी, हट जाओ, फैन ने चिल्लाया, यदि वह चाहे तो गिर जाए। ओलिवर ने इस दयालु अनुमति का लाभ उठाया और बेहोशी की हालत में जमीन पर गिर पड़ा। कार्यालय में मौजूद लोग एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन किसी ने भी हिलने की हिम्मत नहीं की। मुझे पता था कि वह नाटक कर रहा था, फैन ने कहा, जैसे कि यह तथ्य का निर्विवाद प्रमाण हो। उसे वहीं पड़े रहने दो, वह जल्दी थक जाएगा। आप इस मामले को कैसे निपटाना चाहते हैं, सर? क्लर्क ने धीरे से पूछा। सारांश में, मिस्टर फैन ने उत्तर दिया, उसे 3 महीने की सजा दी जाएगी, कठोर श्रम के साथ। कार्यालय साफ करो। इस उद्देश्य के लिए दरवाजा खोला गया और कुछ लोग बेहोश लड़के को उसकी कोष में ले जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी एक वृद्ध व्यक्ति, जो एक पुरानी काली पोशाक में सुसज्जित था, जल्दी से कार्यालय में घुस आया और बेंच की ओर बढ़ा। रुको, रुको, उसे ले जाओ मत। भगवान के लिए, एक पल के लिए रुको, नए आगंतुक ने कहा, हांफते हुए। हालांकि इस तरह के कार्यालय में अध्यक्षीय जीनी नागरिकों की स्वतंत्रताओं, अच्छे नाम, चरित्र और यहाँ तक कि जीवन पर संक्षिप्त और मनमाना अधिकार का प्रयोग करते हैं, विशेष रूप से गरीब वर्ग के लोगों पर। और हालांकि ऐसे दीवारों के भीतर रोजाना इतनी काल्पनिक चालें खेली जाती हैं कि स्वर्गदूत भी रो रो कर अंधे हो जाए, ये सार्वजनिक रूप से बंद होते हैं, सिवाय दैनिक प्रेस के माध्यम से। मिस्टर फैंग ने इस तरह के अवज्ञापूर्ण व्यवधान से परेशान होकर देखा। यह क्या है? यह आदमी कौन है? इस आदमी को बाहर निकालो। कार्यालय साफ करो, मिस्टर फैंग ने चिल्लाया।
मैं बोलूंगा, आदमी ने चिल्लाया, मुझे बाहर नहीं निकाला जाएगा। मैंने सब कुछ देखा। मैं बुक स्टॉल चलाता हूं। मैं शपथ दिलवाना चाहता हूं। मुझे दबाया नहीं जा सकता। मिस्टर फैंग, आपको मुझे सुनना ही होगा। आप मना नहीं कर सकते। आदमी सही था। उसकी बातों में दृढ़ता थी और मामला इतनी गंभीर हो गया था कि इसे छुपाना मुश्किल था। आदमी को शपथ दिलाओ, मिस्टर फैंग ने बहुत ही बेरुखी से कहा। अब आदमी, तुम्हारे पास कहने के लिए क्या है? यह आदमी ने कहा, मैंने 3 लड़कों को देखा, 2 और यह कैदी यहाँ सड़क के दूसरी ओर घूमते हुए, जब यह सज्जन पढ़ रहे थे। चोरी किसी और लड़के ने की। मैंने इसे होते हुए देखा और देखा कि यह लड़का पूरी तरह से चकित और हैरान था। थोड़ी सांस लेने के बाद सम्माननीय बुकस्टॉल रखवाले ने चोरी के सही हालात को और स्पष्ट रूप से बताया। तुम यहाँ पहले क्यों नहीं आए? फैंग ने पूछा, एक पल रुकने के बाद। मेरे पास दुकान की निगरानी करने वाला कोई नहीं था, आदमी ने उत्तर दिया। जो कोई भी मेरी मदद कर सकता था, वह पीछा करने में शामिल हो गया था। मुझे 5 मिनट पहले तक कोई नहीं मिला और मैं यहाँ दौड़ते हुए आया हूँ। अभियोजक पढ़ रहा था क्या? फैंग ने फिर से पूछा, एक और रुकावट के बाद। हाँ, आदमी ने उत्तर दिया। उसी किताब के साथ जो उसके हाथ में है। ओह, वही किताब? हाँ, फैंग ने कहा। क्या इसे भुगतान किया गया है? नहीं, नहीं किया गया, आदमी ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया। हे भगवान, मैं यह सब भूल गया, बूढ़े सज्जन ने निर्दोषता से कहा। गरीब लड़के पर आरोप लगाने वाला अच्छा आदमी, फैंग ने मानवता का दिखावा करते हुए कहा। मैं मानता हूं, सर, कि आपने उस किताब को बहुत संदिग्ध और खराब परिस्थितियों में प्राप्त किया है और आप बहुत भाग्यशाली हैं कि संपत्ति के मालिक ने आरोप लगाने से इनकार किया है। यह तुम्हारे लिए एक सबक होना चाहिए, नहीं तो कानून तुम्हें पकड़ लेगा। लड़के को बरी किया जाता है। कार्यालय साफ करो। मुझे गालियां दो, बूढ़े सज्जन ने गुस्से के साथ चिल्लाया, जिसे उसने लंबे समय तक दबाए रखा था। मुझे गालियां दो। मैं? कार्यालय साफ करो, मजिस्ट्रेट ने कहा। अधिकारियों, सुन रहे हो? कार्यालय साफ करो। आदेश का पालन किया गया और गुस्साए मिस्टर ब्राउनलो को बाहर ले जाया गया, एक हाथ में किताब और दूसरे में बांस की छड़ी पकड़े हुए, गुस्से और चुनौती की पूरी स्थिति में। वह यार्ड में पहुंचे और उनकी भावनाएं पल भर में गायब हो गईं। छोटा ओलिवर ट्विस्ट पीठ के बल सड़क पर पड़ा था। उसकी शर्ट बटनअप नहीं थी और उसके माथे पर पानी डाला जा रहा था। उसका चेहरा भयानक रूप से सफेद था और उसका पूरा शरीर ठंडक से कांप रहा था। गरीब लड़का, मिस्टर ब्राउनलो ने कहा, उसके ऊपर झुकते हुए। कोई, कृपया एक कोच बुलाओ। तुरंत। एक कोच प्राप्त किया गया और ओलिवर को सावधानी पूर्वक सीट पर रखा गया। फिर बूढ़े सज्जन ने भी कोच में बैठकर अपने आप को दूसरी सीट पर बैठाया। क्या मैं आपके साथ आ सकता हूं? बुकस्टॉल रखवाले ने अंदर झांकते हुए पूछा। हे भगवान, हाँ मेरे प्यारे सर, मिस्टर ब्राउनलो ने जल्दी से कहा। मैं आपको भूल गया। ओह ओह, मेरे पास यह दुखी किताब अभी भी है। जल्दी से चढ़ो। गरीब व्यक्ति, समय बर्बाद करने का नहीं है। बुकस्टॉल रखवाला कोच में चढ़ गया और वे चल पड़े।